नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी देने के मामले में नोएडा के सेक्टर 20 थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। न्यूज 18 के लीगल सेल ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर के अमीश देवगन, जिनको खाड़ी देशों से फोन पर धमकियां मिल रही थी। आपको बता दें, एआईएमआईएम के पार्षद ने भी टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान उन्हें धमकी दी थी और उसके बाद लगातार खाड़ी देशों से भी फोन आ रखे थे और फोन के जरिए धमकी दी जा रही थी। और इस मामले को लेकर फिर न्यूज 18 के लीगल सेल ने एफआईआर दर्ज कराई है और पूरा देश अमीश देवगन के साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कई हिंदू संगठनों ने भी उनका साथ दिया है, साथ ही साथ साधु संतों के तरफ से भी उनका समर्थन किया जा रहा है, उनका साथ दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। बेहतर काम के लिए यह चयन छत्तीसगढ़ की इन 3 पंचायतों को हुआ है और इस बेहतर कार्य के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने इनका चुनाव किया है। बनचरोदा पंचायत, कान्हा बहरा पंचायत, भिलाई पंचायत का चुनाव इस पुरस्कार के लिए किया गया है। सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव ने बधाई दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रायपुर से छत्तीसगढ़ के 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है और इस वक्त छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होता जी, वाकई छत्तीसगढ़ के लिहाज से गर्व की बात। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के दौरान भी एक चीज कही गई थी कि छत्तीसगढ़ ने मनरेगा में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिया तो वो रोजगार दिया था गांव के लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो पंचायत राज मंत्री है टीएस सिंहदेव, दोनों ने सतत इसी के लिए काम किए थे। और जो 3 जिलों को, चाहे रायपुर की बात करें, कवर्धा की बात करें या कांकेर की बात करें, 3 जिलों के 3 पंचायतों को ये जो पुरस्कार मिला है निश्चित रूप से होगा। उसमें से एक है बच्चों से जुड़ी जो योजनाएं हैं उसको कैसे बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए कवर्धा जिले के कान्हा भैरा ग्राम पंचायत को बाल मित्र पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और साथ ही रायपुर के आरंग विकास खंड के वनचरोदा पंचायत के नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से दिया गया है। वही जो आदिवासी अंचल है कांकेर के चारामा विकास खंड के भिलाई पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। पंचायती राज का जब अवधारणा किया गया था, इसी तरह के अविकसित जिलों को और विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए किया गया था। और अब ये जो पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता है उनके मन में और विश्वास जागेगा। लॉकडाउन में भी इस तरह की अच्छी खबर आना निश्चित रूप से है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायती राज ग्रामीण विकास स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दोनों ने इस पुरस्कार हासिल करने के लिए तीनों ग्राम पंचायतों को बहुत बधाई भी दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि माना जा सकता है वाकई छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बेहद बड़ी और अच्छी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। तो एक और अच्छी खबर इंदौर से, 6 मरीज और स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है चोइथराम अस्पताल से। इन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। आज इंदौर से कुल 121 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में अब तक कुल 411 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये बेहद बड़ी और बेहद सकारात्मक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज अगर इंदौर से कुल स्वस्थ हुए मरीजों के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो 121 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और इन्हें डिस्चार्ज किया गया है।
और आगे बढ़ते हैं, भोपाल में 2 कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की तलाश की जा रही है। नए मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब खंगाली जा रही है, देखी जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर, 2 कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में अब तक मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति रखी है वो आपको बता देते हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2800 पार पहुंच चुकी है। अब तक प्रदेश में 776 मरीज रिकवर कर पाए हैं। प्रदेश भर में अब तक 152 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर से आज 121 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2800 पार पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट इस लिहाज से भी हो रहा है कि रिकवर भी मरीज कर रहे हैं। इंदौर में 411 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, मुरैना में 14, उज्जैन में 16, जबलपुर में 10 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। भोपाल में 223, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 22 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। अभी अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में रिकवर करने वाले मरीजों में बड़वानी के 20, विदिशा के 13, होशंगाबाद के 19, रायसेन का 1 मरीज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे अपने घर के लिए रवाना किया गया, अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। खंडवा में 13, धार में 14, देवास में 11 और शाजापुर में 6 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 कैसा होगा, इसको लेकर आज प्रदेश सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन को लेकर जारी निर्देशों के तहत की छूट मिलने की बात कही गई है। हालांकि शिवराज सरकार ने इस दौरान संक्रमित इलाकों के बाहर शादी समारोह में 50 लोगों की मौजूदगी की बात कही है, तो वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। जहां तक बाजारों की बात करें तो रेड जोन में संक्रमित इलाकों के बाहर दुकानें अब खुल सकेंगी, लेकिन मुख्य बाजार बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां सामान्य तौर पर जारी रहेंगी। सरकारी और निजी ऑफिसों में 33% कर्मचारी ही आ सकते हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन के जिलों में शराब दुकान खोलने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने आबकारी आयुक्त को आदेश भी दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 का किस तरह का हाल रहेगा, केंद्र के निर्देशों का प्रदेश में पालन होगा। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में निर्देशों के तहत छूट दी जाएगी। शादी समारोह में सशर्त छूट दी जा सकती है। संक्रमित इलाकों के बाहर शादियां हो सकेंगी। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 रहेगी। रेड जोन में संक्रमित इलाकों के बाहर दुकानें खुल सकेंगी। रेड जोन वाले इलाकों के मुख्य बाजार बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां हो सकेंगी। सरकारी दफ्तरों में 33% ही कर्मचारी काम कर सकेंगे। तो वहीं ग्रीन जोन में शराब दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। 24 जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ये दुकानें खोली जा सकेंगी। वाणिज्यकर विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक क्लिक के माध्यम से 8.85 लाख श्रमिकों के खाते में राशि का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कई योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन हमने फिर से उन योजनाओं की शुरुआत कर दी है।
वहीं लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर कहा कि मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का बयान सामने आया है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्र मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार तत्पर है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्र मजदूर टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। आंकड़ा जुटाने के बाद छात्रों और मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्री से ट्रेन चलाने के लिए चर्चा कर ली है। प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों और मजदूरों की भी वापसी होगी। मजदूरों से रेल टिकट का किराया लिए जाने के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में फैसला कोई लेगी। देश के लाखों मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और उनको वापस प्रदेश में लाने के लिए सरकार ने अहम जिम्मेदारी प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट को दी है। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रदेश के बाहर कई बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, उनको लाने की कवायद भी हो रही है, एक ट्रेन आ भी चुकी है, लेकिन आगे कब तक किस तरीके से आएंगे? आप जानते हैं 40,000 मजदूर आ चुके हैं और आज 10,000 आने वाले हैं। आज नासिक से, महाराष्ट्र से सुबह ट्रेन से, क्योंकि अभी बस से ला रहे थे तो हमें दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी। अभी समस्या हमारे सामने यूपी में बहुत बड़ी है। वहां पर हजारों की संख्या में बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और बिहार और जो रेड जोन है गुजरात का और महाराष्ट्र का, वहां भी दिक्कत पड़ रही है। और आप जानते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, आसाम, इन जगह भी मजदूर फंसे हैं। क्योंकि ये कल जो हमने अनुरोध किया था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने प्रधानमंत्री जी इसके बाद की बस से नहीं आ सकते थे। ये ट्रेन प्रारंभ होंगे। हम जितने भी पूरे मध्य प्रदेश के जो अन्य प्रांतों में हमारे मजदूर, कर्नाटक में अधिकतर विद्यार्थी फंसे हैं, ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। आसाम में विद्यार्थी फंसे हैं, केरल में विद्यार्थी फंसे हैं, यहाँ मजदूर कम है। पर मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि अति शीघ्र जो देश के मध्य प्रदेश के साथ अन्य प्रांतों में जो हमारे मजदूर विद्यार्थी फंसे हैं, उसका अति शीघ्र हम निर्णय कर लेंगे। और मध्य प्रदेश के हमारे जितने जिले थे, जो बड़वानी का व्यक्ति झाबुआ में था, झाबुआ का व्यक्ति खरगोन में था, इसके जितने भी मजदूर थे रेड जोन को छोड़कर सब मजदूरों को हमने अपने अपने जिले में भेज दिया है। सर, ट्रेन चलाए जाने को लेकर बात हो रही है और छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की भी बात हो रही है, तो कितनी ट्रेनें अभी कहां कहां से चलेंगी, इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार हुआ है? एक पूरा एक्शन प्लान जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, केसी जी को बोल दिया पूरे एक्शन प्लान बना के दो, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री रेल मंत्री से बात करेंगे। तो प्रदेश के मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, जिनका कहना है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत मजदूरों छात्रों की वापसी को लेकर सरकार लगातार कवायद कर रही है। टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसके जरिए संपर्क करके उनकी वापसी हो पाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही भोपाल, इंदौर और उज्जैन के साथ कदम ताल करने वाले खरगोन जिले के रेड जोन से हटकर ऑरेंज जोन में आना बड़ी सफलता माना जा रहा है। सफलता के पीछे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के साथ पुलिस प्रशासन की लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराना माना जा रहा है। अपने यहाँ पर जो केस डबलिंग की रेट है वो पहले 7 दिन में थी, अब वो 15 दिन में हो गई है। तो इस वजह से अपना जो ज़िला है वो रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है और अभी भी हमारे को बहुत सावधानी। जो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। उनकी सेवा में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ जो लगा था, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत। नहीं, ये सभी के लिए खुशी की बात है, खरगोन वासियों के लिए भी खुशी की बात है। एक समय शुरू में तो ऐसा लगा था कि खरगोन में बस्ट हुआ है, लेकिन 10-11 तारीख तक ही ये समस्या आई थी, जब हम लगातार चेकिंग कर रहे थे, हम लगातार बहुत बड़ी मात्रा में सैंपलिंग कर रहे थे। इंदौर जिले के मानपुर स्थित
नवोदय विद्यालय के 24 बच्चे कर्नाटक के कोडगू जिले में पिछले 40 दिनों से फंसे हुए हैं। यह बच्चे लॉकडाउन के चलते अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनके पालक भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ओपी शर्मा ने बताया कि एक्सचेंज स्कीम के तहत कोडगू कर्नाटक के नवोदय विद्यालय के 21 बच्चे कर्नाटक इंदौर आए हुए थे, जबकि यहां के 24 बच्चे वहां भेजे गए थे। इनका सत्र मार्च में समाप्त हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह बच्चे पिछले 40 दिनों से फंसे हुए हैं। शर्मा ने बताया कि इन्हें लाने और यहां के बच्चों को कर्नाटक छोड़ने के लिए इंदौर कलेक्टर और कोडगू कलेक्टर को पत्र लिखे गए हैं। मैं औरोबिंदो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। मेरा नाम परियुल जैन है। मैं 370 तिलक नगर से बिलोंग करती हूँ। औरोबिंदो में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है। डॉक्टर, स्टाफ, क्लीनिंग वगैरह इज़ गुड। हम लोग को अच्छे से ट्रीट किया गया। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ जो भी स्टाफ हम लोगों की देखभाल में लगा हुआ था। रवि दोषी सर, कल्पना मैम, एवरीबडी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। भंडारी सर ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। सो आई एम थैंकफुल टू द स्टाफ। मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कोरोना के लिए जैसी व्यवस्थाएं की है वो बहुत अच्छी है। सागर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्टर ऑफिस सा आपदा प्रबंधन की बैठक ली। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें लॉकडाउन, गेहूं खरीदी और खाद्यान्न वितरण को लेकर समीक्षा हुई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सागर जिले में बीड़ी श्रमिक का बहुत होने से बीड़ी कारखाने खोले जाएंगे। जिले में खाद्यान्न को लेकर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बीपीएल कार्डधारियों को राशन मिलेगा और जो बीपीएल धारक नहीं हैं उनके लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था की जाएगी। गेहूं उपार्जन में किसानों को भेजे जा रहे एसएमएस को लेकर चर्चा की गई। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले। इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया है। मैं शिवांगी कानपुर से। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस फेफड़ों के अतिरिक्त क्या शरीर के दूसरे अंगों पर भी हमला कर सकता है क्या? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि किन किन अंगों पर कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? मैं अल्पना दुमका झारखंड से। मेरा सवाल है क्या कोरोना वायरस फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के दूसरे अंगों पर भी हमला करता है? मैं अविरल अश्विन रांची से बोल रहा हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि किन किन अंगों पर कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? हाय, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली से। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्केट में जब सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा है तो घर से बाहर अपने हाथों को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है? मैं सारिका श्रीवास्तव वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि कोरोना वायरस फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के किस किस अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है? मेरा नाम रियाज है। मैं फरुखाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, कोरोना वायरस फेफड़ों के अतिरिक्त क्या शरीर के दूसरे अंगों पर भी हमला करता है? मेरा नाम अजय शर्मा है, कोलकाता से बोल रहा हूँ। क्या कोरोना वायरस फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंग पर भी हमला करता है? बिल्कुल करता है। कोरोना वायरस जो होता है पहला स्टेज में ये आपकी नाक, मुंह और गले में ग्रोथ करता है और उसकी वजह से धीरे धीरे ये वहाँ पर इसकी संख्या जो है वायरस का बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। जब आप सेकेंड स्टेज में पहुँचते हैं तो आपका ये वायरस अगर आपके इम्यूनिटी लेवल कम है तो धीरे धीरे लंग्स के अंदर एंटर करना शुरू करता है, फेफड़ों के अंदर शुरू करता है और जो वहाँ की सेल्स हैं
जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वहाँ पर ये अटैक करना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जो वायरस का सबसे बड़ा लक्षण है ये कोरोना वायरस का, कि लंग्स को काम करना बंद कर देता है। उसके बाद इसकी जो और तीसरी स्टेज आती है, ये शरीर के दूसरे अंगों पर, आँखों पर, आपकी किडनी पर, ब्रेन पर, हर जगह ये असर करना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे तो विश्व में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जो पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, जिनका लंग्स डैमेज हो रहे हैं, उनके साथ में किडनी फेलियर भी हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली सारे अंगों को डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे कि डायबिटीज़ में सारे दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सेम कोरोना वायरस में भी है। हिस्ट्री टीवी 18 आपके घर तक ला रहा है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर और चिथिरई उत्सव को एक्सपीरियंस करने का मौका। देखिए मीनाक्षी अम्मन एंड द मार्वल ऑफ मदुरई का प्रीमियर 4 मई सोमवार को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर।